हाय दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने मशीन के अंदर एक इंपॉर्टेंट मशीन कवर की है, दैट इज ट्रांसफॉर्मर। अब आगे जाते हुए हम लोग जब रोटेटिंग मशीन्स के बारे में बात करेंगे तो हमें कुछ ऐसे बेसिक प्रिंसिपल पहले स्टडी करना है जो कि हर रोटेटिंग मशीन के अंदर कॉमन होता है। तो आज हम लोग एक ऐसा ही टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है, देखो बेसिकली जितनी भी रोटेटिंग मशीन्स है हमारी, चाहे डीसी, चाहे सिंक्रोनस, चाहे इंडक्शन, उनका बेसिक प्रिंसिपल क्या रहता है? हर रोटेटिंग मशीन का बेसिक प्रिंसिपल है एनर्जी को कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल या फिर मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल। तो उन्हीं बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में हमें बात करनी है जहां एनर्जी कन्वर्जन की बात आती है। अब देखो यहां जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उससे काफी ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलती है कि जब भी मशीन को डिजाइन किया जाता है तो क्या चीजों को कंसीडर करना जरूरी होता है, किस तरह से हर मशीन हमारी वर्क करती है। ठीक है, और दूसरी बात, जैसे हर मशीन के अंदर हम पावर फ्लो पढ़ते हैं, लॉसेस की बात करते हैं, तो रोटेटिंग मशीन के अंदर जितने भी लॉस हो, भले डीसी चाहे सिंक्रोनस या इंडक्शन, सारे लॉसेस के बारे में यहां पे कॉमन वे में बात की जाएगी। तो यहां से ये थोड़ा सा क्लियर आइडिया हो जाता है कि मशीन में कौन सा लॉस कहां पे होता है, किस तरह से लॉसेस को सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है, किस तरह से किसी भी मशीन में टॉर्क या फोर्स प्रोड्यूस होता है। ये सारे ही टॉपिक हम लोग इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखना एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस is one which converts electrical energy to mechanical energy, और वाइस वर्सा। तो हर जो डिवाइस इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल या मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल ले जाए उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। ठीक है, अब देखो इसके अंदर अलग अलग तरह की कैटेगरीज आती हैं। कैटेगरीज किस बेसिस पे आती हैं कि डिवाइसेस के अंदर का जो मोशन है वो किस टाइप का है। जैसे कई डिवाइस ऐसी होती हैं जो लो पावर सिग्नल्स को प्रोसेस करती हैं, जैसे कि टेलीफोन रिसीवर, जैसे कि माइक। अब देखो ये जो मैं माइक यूज कर रहा हूं इसमें हो क्या रहा है, मेरा जो साउंड सिग्नल है, साउंड कैसे प्रोपोगेट करती है? साउंड प्रोपोगेट करती है एयर में प्रेशर के टर्म्स में। तो जब मैं बोलूंगा तो एयर में प्रेशर क्रिएट होगा, वो प्रेशर इस माइक को फील होगा, उस प्रेशर से क्रिएट होगी डिस्प्लेसमेंट, और वो डिस्प्लेसमेंट कन्वर्ट होगी वोल्टेज में। तो यहां जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा वो बहुत ही छोटे मैग्नीट्यूड का होगा। इस तरह के डिवाइसेस को भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन कह सकते हो, क्योंकि पहले साउंड यानी कि प्रेशर को हमने कन्वर्ट किया मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट में, और फिर उस डिस्प्लेसमेंट को कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में। तो ये भी एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन है। फिर देखो जब हम इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ते हैं, मेजरमेंट पढ़ते हैं, वहां पे एक चैप्टर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिकल इनपुट लेते हैं और उसके बाद उनका पॉइंटर घूमता है। तो यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट में ले रहा है और आउटपुट में पॉइंटर का मोशन मिल रहा है। पॉइंटर का मोशन मिलने का मतलब है आउटपुट में क्या मिल रहा है? मैकेनिकल। तो जैसे पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है, मूविंग आयरन है, डायनेमोमीटर है, ये सभी किस में आएंगे? इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। तीसरी कैटेगरी होती है जहां लगातार कन्वर्जन चले। लगातार कन्वर्जन चलता है दो तरह की मशीन में, जनरेटर और मोटर। तो ऐसा मत सोचना इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन का मतलब सिर्फ जनरेटर मोटर होता है। ये उससे भी कई ज्यादा जगह यूज किया जाता है। पहली बात जहां कम मोशन हो, दूसरी बात जहां लिमिटेड मोशन हो, और तीसरी बात जहां कंटिन्यूअस मोशन हो। तो इसमें लिखना डिवाइसेस पोजेसिंग स्मॉल मोशन एंड प्रोसेसिंग low energy signal such as telephone receiver,
लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर एंड माइक, लाउड स्पीकर एंड माइक, एक कैटेगरी तो ये हुई। अगला लिखो, फोर्स और टॉर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस, फोर्स और टॉर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस इन्वॉल्विंग limited range of motion, involving limited range of motion, such as electromechanical instruments, such as electromechanical instruments, example PMMC, moving iron, PMMC comma moving iron, and relays, पावर सिस्टम में जब रिलेज पढ़ते हो तो क्या होता है, रिले को जब कभी हाई करंट या कोई ऐसा सिग्नल दिया जाता है तो वो सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कराता है, यानी उसने भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को सेंस करते हुए एक मैकेनिकल मोशन प्रोड्यूस कर दिया। और लास्ट तीसरा पॉइंट लिखो, डिवाइसेस कंटिन्यूअसली कन्वर्टिंग electrical to mechanical energy, and mechanical to electrical, example generator and motor, तो देखो जो पहली कैटेगरी है, जैसे लाउड स्पीकर की बात करें तो लाउड स्पीकर में क्या होगा, जैसे मान लो ये अपना लाउड स्पीकर है, इधर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया लाउड स्पीकर में, और यहां से साउंड जाती है। साउंड का मतलब क्या है, प्रेशर। तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन इसका जो मेम्ब्रेन है जिससे कि ये साउंड या प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है, यहां पे जो मेम्ब्रेन है ये बहुत स्मॉल मोशन करता है, ये बहुत ज्यादा मूव नहीं करेगा, बहुत हल्का हल्का वाइब्रेट करेगा साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। फिर है हमारा इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट में देखो क्या होता है, कोई भी पॉइंटर जो है वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल तक जा सकता है, तो उसका जो रेंज ऑफ मोशन होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो उसकी लिमिटेशन है कि वो कहां तक मूव कर सकता है, जिसके आगे वो नहीं जा पाएगा। ये हो गया। अब तीसरा है मोटर या जनरेटर। तो जैसे मोटर है तो उसमें जब तक इलेक्ट्रिकल इनपुट देते रहोगे, जब तक वो लगातार घूमती रहेगी, वो कहीं रुकेगी नहीं। जबकि इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, एक पॉइंट से फाइनल तक ही जा सकता है, उसके आगे वो नहीं घूमेगा, और मोटर लगातार घूमेगी। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्शन डिवाइसेस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। अब देखो क्या होता है, जब कभी इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल जाते हैं या मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, तो बीच में कपलिंग मीडियम चाहिए होता है। कपलिंग मीडियम माने एक ऐसा मीडियम या एक ऐसा तरीका जिससे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को आपस में जोड़ा जा सके, ठीक है। तो हम बोलते हैं बीच में क्या रिक्वायर्ड है, एक कपलिंग मीडियम। ऐसे सोचो, अपने पास 2 डोमेन्स हैं। एक डोमेन है अपना इलेक्ट्रिकल, दूसरा डोमेन है अपना मैकेनिकल, और बीच में इनको जोड़ने के लिए हमें एक तीसरे मीडियम की जरूरत पड़ती है, जिसे हम कहते हैं कपलिंग मीडियम। यानी देखो, जब एनर्जी फ्लो करेगी इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल डोमेन में, तो बीच में जिस रीजन से पास होती है, या ऐसा मीडियम जो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल या मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाने में मदद करे, जैसे इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल जा सकती है एनर्जी या मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, तो जो मीडियम इस प्रोसेस में हेल्प आउट करता है उसे कहते हैं कपलिंग मीडियम। अब देखो, कपलिंग मीडियम क्या होता है, अक्सर एक फील्ड होती है।
फील्ड कैसी कैसी हो सकती है, देखो ग्रेविटेशनल फील्ड हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, इसी टाइप की फील्ड होती है ना। तो पहली बात तो ये बात करने वाली है कि यहां फील्ड की जरूरत क्यों पड़ी। देखो हम क्या जानते हैं, मैकेनिकल क्वांटिटीज की जब बात आएगी तो वहां फोर्स या टॉर्क के बारे में बात होगी। अब फोर्स या टॉर्क पैदा करने के लिए एक फील्ड की जरूरत हमें पड़ती है, ठीक है, एक फील्ड की हमें जरूरत पड़ती है जो कि फोर्स अप्लाई कर पाए, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल फील्ड हो, बिकॉज ओनली सच काइंड ऑफ फील्ड्स आर एबल टू प्रोड्यूस फोर्सेस। अब भाई न्यूक्लियर फोर्स थोड़ी ना ले आओगे बीच में कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में ही फोर्स होता है, उसका यूज कर लेते हैं, वो थोड़ी डे टू डे लाइफ में मशीन के अंदर यूज कर सकते हो, वो काफी डेंजरस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपने पास तीन फील्ड बचती हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और ग्रेविटेशनल, जो कि फोर्स पैदा करने के काबिल हैं। अब ये बात हमें समझ आती है कि फोर्स या टॉर्क बनाने के लिए फील्ड चाहिए, तो अगला क्वेश्चन ये रेज होता है इन तीन में से कौन सी फील्ड की बात करें या कौन सी फील्ड को चूज करें। अब एक चीज देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो एक ही डायरेक्शन में वर्क करती है, दैट इज टुवर्ड्स द अर्थ। तो तुम मोशन जब चाहोगे तो दोनों तरफ मोशन नहीं मिल सकता कि नीचे भी मिल जाए ऊपर भी मिल जाए। ग्रेविटी तुम्हें नीचे तो पुश कर सकती है बट ऊपर कभी पुश नहीं कर पाएगी। तो इसका क्या मतलब है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज यूनिडायरेक्शनल, इट कैन नॉट बी रिवर्स, हेंस इट इज नॉट यूजफुल फॉर ऑपरेशन ऑफ मशीन। अब बात है अपने पास दो ऑप्शन बचते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। तो पहले इससे पे आने से पहले पॉइंट लिखना, कपलिंग मीडियम is a field, coupling medium is a field that is capable of producing a force or torque, because without any field we cannot produce force or torque, अब बात है कि अपने पास दो ऑप्शन जैसा मैंने बताया बचते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और भाई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब बात है इन दोनों में से कौन सी चूज करें। अब देखो, जो लोग कभी भी मशीन का कोर्स कवर किए हैं वो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि मशीन की वर्किंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड होती है। इसीलिए मैं क्वेश्चन ये नहीं करता दोनों में से कौन सा यूज करें, मेरा क्वेश्चन बदल जाता है, मैं ये पूछता हूं व्हाई मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेफर्ड ओवर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वाला क्वेश्चन लिखना, व्हाई मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेफर्ड as a coupling medium, अब देखो इसका वास्ता होता है एनर्जी डेंसिटी से। एनर्जी डेंसिटी की जब बात होती है, एनर्जी डेंसिटी चीज क्या है, एनर्जी डेंसिटी है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कितना होता है, स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, हाफ एप्सिलन मॉड ई स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए कितना होता है, मॉड बी स्क्वायर बाय 2 म्यू। अब देखो ये जो एप्सिलन होगा ये किस में चलेगा, 10 की पावर -12, और जो म्यू होगा वो 10 की पावर -7 में चलता है, ऊपर जाके 10 की पावर 7। तो हम लोग इतना जरूर कह सकते हैं कि यू बी इज मच ग्रेटर देन यू ई इफ अगर मॉड बी और मॉड ई को अप्रोक्सीमेटली सेम मान लिया जाए, तब यू बी काफी ज्यादा आएगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, फॉर सेम एनर्जी, एनर्जी कैसे निकालोगे भाई, एनर्जी कैसे निकलेगी बताओ, ऊपर वाले फॉर्मूले से जो ब्लू में लिखा है, इट इज एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। फॉर सेम एनर्जी वॉल्यूम इन मैग्नेटिक फील्ड इज मच लेस देन वॉल्यूम इन इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उसे सेम एनर्जी के लिए कम वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है। कम वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होने की वजह से साइज ऑफ मशीन रिड्यूसेस। ठीक है, तो इसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड को प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में कोई मशीन डिजाइन करोगे तो उसका साइज इलेक्ट्रिक फील्ड के मुकाबले काफी कम आएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करना चाहते हो तो सेम एनर्जी डेंसिटी के लिए मॉड ई की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट लिखना, magnetic field has higher energy density, so size of machine required is reduced. ठीक है, next point, in order to use electric field as a coupling medium, a high value of electric field is required. For which high voltage is needed. Which is present in electrostatic instrument. देखो क्या होता है, अगर एक कैपेसिटर का एग्जांपल लो तो अपने पास दो प्लेट्स होती हैं, इनके बीच में अपना डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब मान लो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है d और इसके अक्रॉस वोल्टेज है V, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो क्या बनेगी, V बाई डी, यानी जो एनर्जी डेंसिटी है वो कितनी हो गई, हाफ एप्सिलन मॉड V स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, यही हुई ना। इसका मतलब क्या है, अगर तुम्हें ये वैल्यू U की वैल्यू हाई चाहिए तो हाई वोल्टेज की जरूरत है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज तभी कर सकते हो जब बहुत हाई वोल्टेज पे काम करने वाले हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मीटर या इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर, ये ऐसे वोल्ट मीटर होते हैं जो बहुत ही हाई वोल्टेज को मेजर करते हैं। ठीक है, इसीलिए मशीन में जब कोई रीडिंग लेनी हो, मशीन की वोल्टेज हाई होती है ना, तो इसी तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर। बात क्लियर है। अब मान लो 11 केवी की तुम्हारी मशीन है, 11 केवी की मशीन की वोल्टेज तुम मूविंग आयरन, इलेक्ट्रोडायनमोमीटर, इन सब से मेजर डायरेक्टली नहीं कर पाओगे, तो वहां बेनिफिट किससे मिल सकता है, अगर हम यूज करें इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर। या फिर अगर डायरेक्ट मेजर नहीं करना तो पहले उस वोल्टेज को स्टेप डाउन कर लो, फिर कोई भी मीटर उसकी रीडिंग दे सकता है, या तो ऐसा कर लो। अदरवाइज डायरेक्ट करने के लिए हाई वोल्टेज वाला इंस्ट्रूमेंट चाहिए और वो काम करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो ऐसा मत सोचना इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी काम नहीं आती। सही बात है कि मशीन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का यूज होगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर के अंदर, एंड दैट इज ऑल्सो अ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। ठीक है, अब ये तो हुई बेसिक बात कि हम लोग कपलिंग मीडियम का यूज कर रहे हैं, हमारे पास दो डोमेन है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जिनके बीच में एनर्जी फ्लो करती है। अब हम लोग अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखना प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कन्वर्जन, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कन्वर्जन। अब देखो क्या होता है, कई बार हमें मिसकंसेप्शन रहता है कि जनरेटर एनर्जी जनरेट कर रहा है या एनर्जी डिलीवर कर रहा है और मोटर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है। तो देखो ये मिसकंसेप्शन एकदम गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि जनरेटर कभी भी एनर्जी जनरेट नहीं करता, जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता है। अब लगे यार ये तो छोटी सी बात है, आम बात है, तो ये बात इतनी आम नहीं है। ऐसा इसलिए जनरेटर सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता है, और वो किससे करता है, मैकेनिकल एनर्जी से। तो तुम ये नहीं कहोगे एनर्जी जनरेट हो रही है, तुम कहोगे एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल।
सेम वे में मोटर एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर रही, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है और डिलीवर क्या कर रही है, मैकेनिकल। तो मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जो एनर्जी जनरेट कर पाए, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा भाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो एनर्जी खा जाता है, वो तो डिलीवर करता नहीं। रेजिस्टेंस एनर्जी डिलीवर करता है लेकिन हीट की फॉर्म में, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और किस में कन्वर्ट कर देता है, हीट में। ठीक है, ऐसे ही कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे इंडक्टर इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है, उसे मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट कर देता है। तो हर डिवाइस सिर्फ एनर्जी को कन्वर्ट कर सकती है, कभी भी एनर्जी को डिलीवर नहीं कर सकती। अब अगर ऐसा सोचो भाई, जो हमारे एम्पलीफायर्स होते हैं, एम्पलीफायर तो एम्पलीफाई करते हैं, सिग्नल की एनर्जी बढ़ाते हैं, ये भी चीज गलत है। एम्पलीफायर्स सब पावर सप्लाई से एनर्जी लेके सिग्नल को दे देते हैं, अगेन वो एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं। एनर्जी कोई भी डिवाइस जनरेट नहीं कर सकती। तो इसमें लिखना बेसिक सा प्रिंसिपल, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, nor be destroyed, but it can only be converted, from one form to another, ठीक है। अब देखो, अपने को आगे जाते हुए मशीन के अंदर दो तरह की मशीनों के बारे में बात करनी है, एक तो मोटर और एक जनरेटर। अब सबसे पहले अगर बात करें मोटर, मोटर क्या करती है, मोटर कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। तो मोटर क्या करेगी, मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इनपुट की तरह लेगी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट, और क्या करेगी, मैकेनिकल एनर्जी को डिलीवर करेगी, मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट। लेकिन क्या कोई भी मशीन इनपुट की सारी एनर्जी को आउटपुट में दे सकती है, नहीं, वो सारी एनर्जी को डिलीवर नहीं कर पाती, वो कुछ ना कुछ एनर्जी डिसिपेट करती है, ठीक है, और बाकी कुछ एनर्जी को स्टोर भी करती है। तो जब एनर्जी बैलेंस की बात करोगे तो ऐसा कुछ हमारा एनर्जी बैलेंस निकल के आता है, ठीक है। ऐसे ही जब जनरेटर के बारे में बात की जाती है, जनरेटर क्या करता है भाई, जनरेटर एनर्जी को कन्वर्ट करता है फ्रॉम मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, यानी मैकेनिकल एनर्जी इनपुट में लेगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये आउटपुट में देगा। तो एनर्जी बैलेंस कैसा होगा, या एनर्जी कंजर्वेशन, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी इनपुट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट प्लस एनर्जी डिसिपेटेड प्लस एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है। तो इस तरह से कुछ एनर्जी बैलेंस अपना आता है फॉर द केस ऑफ जनरेटर एंड मोटर। अब देखो, ये तो समझ आ रहा है इलेक्ट्रिकल इनपुट या मैकेनिकल इनपुट, मैकेनिकल आउटपुट और इलेक्ट्रिकल आउटपुट। हमें ज्यादातर बात किसके बारे में करनी है, एनर्जी डिसिपेटेड और एनर्जी स्टोर्ड। अब देखो, जो एनर्जी डिसिपेटेड है ये तीन डोमेन्स में हो सकती है, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, जो कि कपलिंग मीडियम है, मैंने बताया ना मैग्नेटिक ही लेते हैं, और तीसरा मैकेनिकल।
ये 3 जगह डिसिपेट हो सकती है, 3 डोमेन है। ऐसे ही एनर्जी स्टोर्ड मैकेनिकल में हो सकती है और मैग्नेटिक में हो सकती है। कभी भी एनर्जी स्टोर्ड ना इलेक्ट्रिकल में नहीं होती। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में होगी तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में होगी तो मैग्नेटिक फील्ड में आएगा। इलेक्ट्रिक एलिमेंट जैसे कि रेजिस्टर, दे आर नॉट केपेबल ऑफ स्टोरिंग द एनर्जी, बट इंडक्टर और कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। अब बात है एनर्जी डिसिपेटेड, ये जो इलेक्ट्रिकल है ये है कौन सी? ये है तुम्हारे ओमिक लॉस, ठीक है। एनर्जी की बात हो रही है इसीलिए आई स्क्वायर आर नहीं लिखोगे, आई स्क्वायर आर इंटू टी। पावर होती है ना आई स्क्वायर आर। तो मैग्नेटिक में होते हैं हमारे कोर लॉस। कोर लॉस में भी हमें पता है 2 कैटेगरी हम पढ़ चुके हैं ट्रांसफॉर्मर के अंदर, हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस। अब ये नया टर्म आया है जो ट्रांसफॉर्मर में नहीं देखा था। मैकेनिकल के अंदर हमारे 2 तरह के लॉस होते हैं, एक तो फ्रिक्शन और एक विंडेज। फ्रिक्शन माने देखो, जब किसी मशीन का शाफ्ट घूमेगा तो शाफ्ट जब घूमेगा तो उस पर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन अप्लाई होगा और फ्रिक्शन एनर्जी का लॉस कराएगा। ऐसे ही जब शाफ्ट घूमता है तो उस पर एयर जो होती है, जो चारों तरफ की सराउंडिंग है, वो भी उसके मोशन को अपोज करती है। एयर का भी फ्रिक्शन लगता है जिसे ड्रैग भी बोलते हैं और उस लॉस को बोलते हैं विंडेज लॉस। तो विंडेज लॉस किसकी वजह से है? जो एयर ड्रैग लगा रही है। और फ्रिक्शन किसकी वजह से आता है? जो बॉल बियरिंग्स हमारे होते हैं। ऐसे ही मैकेनिकल में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। क्योंकि जब कोई सिस्टम घूम रहा है या जब कोई शाफ्ट घूम रहा है तो कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। लीनियर मोशन में हाफ mv स्क्वायर और एंगुलर मोशन में हाफ j ओमेगा स्क्वायर। j होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैंने पहले ही बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं क्योंकि I होता है हमारा करंट। अब मैग्नेटिक में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो जैसे कि हाफ L I स्क्वायर। ये एनर्जी तो मैग्नेटिज्म में भी स्टोर होती है ना। तो ये सारे कंपोनेंट होते हैं जब हम एनर्जी बैलेंस की बात करते हैं। अब देखो बहुत बार क्या होता है कि अब ये लग रहा होगा, ये थोड़ा नई सी बात लग रही होगी जिन्होंने ऑलरेडी मशीन पढ़ा भी है, तब भी ये चीज इतनी जल्दी ग्रास्प नहीं कर पाते। क्योंकि मशीन में ज्यादातर जब हम पढ़ते हैं तो हम पावर बैलेंस की बात करते हैं। पावर क्या होती है? डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी। तो पावर जब डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी होती है तो उसमें कभी भी एनर्जी स्टोर्ड वाला टर्म नहीं आता, क्योंकि स्टोर्ड एनर्जी को कांस्टेंट मान लेते हैं। स्टोर्ड एनर्जी को जब कांस्टेंट माना जाता है तो उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? 0। बात को समझो, इसी इक्वेशन को अगर पावर में लाना है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करते टाइम स्टोर्ड एनर्जी को कांस्टेंट मानते हैं कि ये नहीं बदल रही है, तो उसका डेरिवेटिव हो जाता है 0। तब इक्वेशन क्या बनती है? पावर इनपुट इक्वल टू पावर आउटपुट प्लस पावर डिसिपेटेड, ठीक है। एनर्जी में स्टोरेज वाली टर्म भी आती है और पावर में स्टोरेज वाली टर्म नहीं आती। तो ये वाला पॉइंट लिखना। इन पावर बैलेंस we do not consider energy stored because stored energy is assumed to be constant. And hence its derivative is 0. Which means power stored is 0. ठीक है, ये मेरी बात क्लियर हुई? ये सारी टर्म क्लियर है ना? अब देखो, अब आगे चलते हैं। अब आगे जो है ना, इस चैप्टर के अंदर हम जनरेटर के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। ज्यादा बातें हमारी मोटर से ही रिलेटेड होंगी, क्योंकि ऐसी डिवाइसेस हमारे पास ज्यादा होती हैं जो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल लेके जाती हैं, रेदर देन मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल।
ऐसे एग्जाम्पल की अगर बात करें, रिले की बात कर लो, रिले भी क्या करता है, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। अब देखो इसको मैं इक्वेशन को कैसे लिखता हूं, एनर्जी को मैं W लिखता हूं, W माने वर्क डन, WEI यानी इलेक्ट्रिकल इनपुट, MO मैकेनिकल आउटपुट। एनर्जी डिसिपेटेड में क्या क्या आ रहा था भाई, ओमिक, फिर कोर, फिर फ्रिक्शन प्लस विंडेज, और एनर्जी स्टोर्ड में WMS और WFS। MS माने मैकेनिकल स्टोर्ड, FS माने फील्ड में जो स्टोर हुई, तो यही एनर्जी बैलेंस बन रहा है। अब इसमें इलेक्ट्रिकल की टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ले लो, इलेक्ट्रिकल की दो टर्म्स हैं, WEI माइनस W ओमिक। ओमिक लॉस भी तो इलेक्ट्रिकल डोमेन के, मैकेनिकल की एक तरफ ले लो, WMO, WF प्लस W फ्रिक्शन विंडेज, और WMS, और फील्ड की एक साथ ले लो, यानी कि W कोर प्लस WFS, ये बनेगी ना टर्म। अब देखो WEI माइनस W ओमिक का मतलब है नेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इसको मैंने लिखा W इलेक्ट्रिकल, सेकेंड टर्म है W मैकेनिकल, और थर्ड टर्म है WFLD। अब अगर दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो तो चेंज की टर्म्स में भी लिख सकते हो, DW इलेक्ट्रिकल इक्वल टू DW मैकेनिकल प्लस DWFLD। ठीक है। अब ऐसे ही अगर यही इक्वेशन जनरेटर के लिए आती, अगर जनरेटर में भी ऐसा ही कुछ डेरिवेशन करते तो बस इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एक्सचेंज हो जाते, तो होता DW मैकेनिकल इज DW इलेक्ट्रिकल प्लस DWFLD, ऐसी इक्वेशन आ जाती। ठीक है। अब यहां से देखो एनर्जी फ्लो का मुझे आइडिया लगता है, ये चीज समझना एनर्जी फ्लो कैसे करती है एक मोटर के अंदर। सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट में आती है, अब कुछ ओमिक लॉस हो जाते हैं तो वो एनर्जी वेस्ट हो गई, बची हुई एनर्जी जो होती है ना W इलेक्ट्रिकल, ये फील्ड में एंटर करती है, कपलिंग मीडियम में एंटर करती है W इलेक्ट्रिकल। अब फील्ड इसमें से कुछ एनर्जी तो डिसिपेट करा देती है और कुछ एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर लेती है, WFS इतनी स्टोर कर ली, बची हुई एनर्जी बाहर देती है W मैकेनिकल। अब इसमें से कुछ एनर्जी हमारी फिर डिसिपेट हो जाती है, दैट इज फ्रिक्शन प्लस विंडेज, कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है WMS, बची हुई एनर्जी फिर हमें बाहर मिलती है WMO। ठीक है। तो इस तरह से कुछ एनर्जी कन्वर्जन चल रहा है। पहले इलेक्ट्रिकल डोमेन है ये हमारा, ये वाला हमारा क्या है, ये है इलेक्ट्रिकल डोमेन, और ये क्या है हमारा मैकेनिकल डोमेन। तो पहले इलेक्ट्रिकल डोमेन में इलेक्ट्रिकल वाला लॉस आया ओमिक, फिर मैग्नेटिज्म में गए, वहां कोर वाला लॉस आया, फिर मैकेनिकल में गए, वहां फ्रिक्शन विंडेज वाला लॉस आया। सेम वे में अगर यहीं पे हमारा जनरेटर होता तो देखो क्या होता, थोड़ा सा ना कॉमन सेंस से समझने की कोशिश करो एनर्जी का फ्लो। अगर यहीं एक जनरेटर होता तो पहले मैकेनिकल में इनपुट आता, अब इसमें से मैकेनिकल में कुछ लॉस हो जाएंगे, फ्रिक्शन प्लस विंडेज, कुछ एनर्जी मैकेनिकल स्टोर कर लेगा जो कि है काइनेटिक एनर्जी, बची हुई एनर्जी यानी कि W मैकेनिकल किस में घुसेगी, कपलिंग फील्ड के अंदर,
इसमें फील्ड कुछ एनर्जी स्टोर कर लेगी और कुछ एनर्जी डिसिपेट करा देगी। बची हुई एनर्जी कहां पहुंचेगी? इलेक्ट्रिकल में, यानी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल। फिर कुछ एनर्जी इलेक्ट्रिकल में लॉस हो जाएगी, दैट इज ओमिक, और बची हुई एनर्जी बाहर मिल जाएगी ई नॉट। तो इस तरह से जिस डोमेन की एनर्जी या पावर की बात करोगे उसी डोमेन के लॉसेस को कंसीडर करना है। यानी मैकेनिकल डोमेन में हो तो फ्रिक्शन विंडेज लॉस, मैग्नेटिक फील्ड वाले डोमेन में हो तो कोर लॉस, और ऐसे इलेक्ट्रिक में हो अगर तो ओमिक लॉस। तो ये जनरल पावर फ्लो बनता है हमारा किसी भी मोटर या फिर जनरेटर का। और ये जो डीडब्ल्यू मैकेनिकल, डीडब्ल्यू इलेक्ट्रिकल और एफएलडी है वो यहां तक बैलेंस किया गया है। अगर इतने को बैलेंस कर लें तब की बात है, ठीक है, कि फील्ड में जाती इलेक्ट्रिकल है, आती मैकेनिकल है, बची हुई एनर्जी किस में जाती है? फील्ड में। ऐसे इधर देखो, फील्ड में इनपुट है मैकेनिकल, आउटपुट है इलेक्ट्रिकल, तो बची हुई एनर्जी किस में गई? फील्ड में। तो इतना बैलेंस है, कपलिंग फील्ड का बैलेंस इक्वेशन है ये। यानी कि अगर डीडब्ल्यू मैकेनिकल पावर या सॉरी एनर्जी दोगे फील्ड को, उसमें इलेक्ट्रिकल में मिलेगी डीडब्ल्यू इलेक्ट्रिकल और डीडब्ल्यू एफएलडी फील्ड में रह जाएगी। सेम वे में डीडब्ल्यू इलेक्ट्रिकल अगर इलेक्ट्रिकल में दोगे तो मैकेनिकल में आएगी डीडब्ल्यू मैकेनिकल और डीडब्ल्यू एफएलडी फील्ड के अंदर रह जाएगी। तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन, जिसका आगे तक हम ज्यादा यूज करने वाले हैं। मेरी बात क्लियर हुई? अब देखो क्या होता है, नेक्स्ट लिखना कपलिंग फील्ड रिएक्शन। कपलिंग फील्ड रिएक्शन, यहां एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट समझाता हूं। कपलिंग फील्ड रिएक्शन के अंदर देखो, कपलिंग फील्ड का काम क्या होता है, ये एक तरह से एक ब्रिज है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डोमेन के अंदर। अगर ये दोनों के अंदर ब्रिज है तो ये दोनों से ही रिएक्ट करती है, यानी दोनों से ही इंटरैक्ट करती है। तो कपलिंग फील्ड क्या करती है, दोनों ही डोमेन में कोई ना कोई क्वांटिटी को जन्म देती है या कोई ना कोई क्वांटिटी जनरेट करती है, जिससे कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों से इंटरैक्ट कर पाए। यानी मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट इलेक्ट्रिकल डोमेन में भी दिखेगा और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट तुम्हें मैकेनिकल डोमेन में भी दिखेगा। इसके लिए सबसे पहली चीज समझना, एक सिंपल सा इलेक्ट्रिकल सर्किट का एग्जांपल लेता हूं। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। ये एक 2 ओम का रेजिस्टर है, ये एक 10 वोल्ट का सोर्स है और एक अपने पास 6 वोल्ट का सोर्स है। अब पहले तो ये सर्किट देख के मुझे बताओ करंट कहां फ्लो करेगा, किस डायरेक्शन में जाएगा। तो मैक्सिमम जनता का एक ही आंसर आएगा, फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। बिल्कुल सही बात है। तो करंट जाएगा 10 से 6 की तरफ। कितना करंट जाएगा भाई? 10 - 6/2, 2 एम्पियर। अब मेरा अगला क्वेश्चन, इन दोनों में से कौन सा सोर्स एनर्जी डिलीवर कर रहा है और कौन सा सोर्स एनर्जी एब्जॉर्ब? तो तुम कहोगे इफ करंट लीव्स पॉजिटिव टर्मिनल, अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है तब क्या होगा? तब होगा एनर्जी डिलीवर्ड। और अगर करंट पॉजिटिव में एंटर करता है तब हम कहेंगे एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। इतना तो बेसिक नेटवर्क का हमारा है। यानी कि इसका मतलब है 10 वोल्ट का सोर्स एनर्जी को डिलीवर करा रहा है। 10 वोल्ट सोर्स डिलीवर्स एनर्जी एंड 6 वोल्ट सोर्स एब्जॉर्ब्स एनर्जी। अभी लग रहा होगा भाई इतने बेसिक से क्वेश्चन में इतना एनालिसिस हम लोग क्यों कर रहे हैं। अभी आगे आता हूं इस बारे में भी। अब देखो 10 वोल्ट सोर्स मुझे बताओ करंट फ्लो को सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है?
ध्यान से देखो, सर्किट 10 वोल्ट का सोर्स करंट फ्लो करने में मदद कर रहा है या उसे रोक रहा है। इस इक्वेशन से भी देख सकते हो करंट 10 की वजह से फ्लो हो रहा है और 6 की वजह से अपोज हो रहा है। यानी 10 वोल्ट सोर्स सपोर्ट्स करंट, 6 वोल्ट सोर्स अपोजेस करंट। मेरी बात क्लियर हुई? अब जनरलाइज इसे मैं करता हूं, जो भी सोर्स करंट को सपोर्ट करे वो एनर्जी डिलीवर करेगा, जो भी सोर्स करंट को अपोज करे वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो ये वाला पॉइंट लिखना, इन इलेक्ट्रिकल डोमेन द सोर्स सपोर्टिंग द फ्लो ऑफ करंट, the source supporting the flow of current delivers energy, and the source opposing the flow of current, absorbs energy। यानी मान लो एनर्जी तुमसे मुझ तक फ्लो हो रही है, तो मुझे अगर एनर्जी लेनी है तो मुझे करंट को अपोज करना है, और तुम्हें एनर्जी अगर देनी है तो तुम्हें करंट को सपोर्ट करना है। अब इसी के मैकेनिकल में चलते हैं। देखो, मान लो ऐसा एक स्लोप वाला सरफेस है, इंक्लाइंड प्लेन है, थीटा एंगल का इंक्लाइन है, ये हो तुम, ठीक है? तुम इस पे ऊपर की तरफ चढ़ रहे हो, तो मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है या घट रही है? अगर तुम ऊपर जाते हो तो वेदर योर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? बताओ भाई, इतना तो याद होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, ठीक है, mgh होती है ना, तो हाइट बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अब तुम मुझे ये बताओ, तुम ग्रेविटी के सेम डायरेक्शन में जा रहे हो या अपोजिंग में? ग्रेविटी हर चीज को नीचे लाने की कोशिश करती है, तुम किस तरफ जा रहे हो? ऊपर। तो तुम क्या कर रहे हो? अपोज ग्रेविटी, तुम ग्रेविटी को अपोज कर रहे हो। ऐसे ही सोचो, अगर नीचे आ रहे होते, अगर तुम यहां पे नीचे आ रहे होते तो पोटेंशियल एनर्जी घटती। तो तुम क्या कर रहे हो उस टाइम पे? जिस तरफ ग्रेविटी तुम्हें लाना चाहती है तुम उसी तरफ आ रहे हो। यानी ग्रेविटी को अपोज करने से एनर्जी बढ़ रही है और ग्रेविटी को सपोर्ट करने से एनर्जी कम हो रही है। यही चीज तो मैंने अभी इलेक्ट्रिकल में भी बोली, करंट को सपोर्ट करना माने डिलीवर, करंट को अपोज करना माने एब्जॉर्ब। तो जो डिलीवर करेगा उसकी एनर्जी कम होगी या ज्यादा? मान लो तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, तुम मुझे 50 देते हो, तो तुम्हारे पैसे कम हुए या ज्यादा? तुम्हारे कम हो गए। यानी विच एवर सोर्स इज डिलीवरिंग एनर्जी, इट्स एनर्जी इज रिड्यूस्ड, एंड विच एवर सोर्स इज एब्सॉर्बिंग एनर्जी, इट्स एनर्जी इज इंक्रीज्ड। मेरी बात क्लियर हुई? तो हमेशा देखो, ये मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल दोनों में फंडा सेम हो गया कि अगर अपोज करोगे नेचुरल टेंडेंसी को तो एनर्जी बढ़ती है, यानी आप एनर्जी एब्सॉर्ब करते हो, और अगर सपोर्ट करते हो नेचुरल टेंडेंसी को तो एनर्जी घटती है या आप एनर्जी डिलीवर करते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सपोर्ट तो एनर्जी डिलीवर्ड और अपोज माने एनर्जी एब्सॉर्ब्ड। ये बेसिक प्रिंसिपल क्लियर हुआ? अब बात है इसका हमारे मशीन के ऑपरेशन से क्या लेना देना। देखो, अब दो तरह की मशीन मैं पढ़ने वाला हूं, एक जनरेटर और एक मोटर। और जैसा मैंने बोला, जो तुम्हारी कपलिंग फील्ड है उसको क्या करना है? उसको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों से ही रिएक्ट करना है। तो ये वाला भी एक पॉइंट लिख लो। द कपलिंग फील्ड interacts with both electrical and mechanical domain to allow the transfer of energy, अब देखो,
अगर मोटर की बात करें, पहले मोटर में इनपुट साइड क्या होगा? इलेक्ट्रिकल। ये हमारी फील्ड है, कपलिंग फील्ड। ठीक है, अब देखो यहां मैंने वोल्टेज लगाई V I R। मोटर का पर्पस होता है इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल एनर्जी का फ्लो। तो इसका मतलब कपलिंग फील्ड इलेक्ट्रिकल से एनर्जी ले ले और मैकेनिकल को एनर्जी दे दे। मेरी बात समझ आ रही है? अगर इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल एनर्जी को जाना है, ठीक है, जैसे मान लो सपोज कि मुझे दिल्ली से गाजियाबाद जाना है, तो एक ट्रेन जो है वो कपलिंग मीडियम का काम कर रही है, तो वो मुझे दिल्ली से ले ले और मुझे गाजियाबाद पे छोड़ दे। सेम वे में कपलिंग फील्ड जो है एनर्जी को फ्लो करा रही है, तो इलेक्ट्रिकल से लेके मैकेनिकल को दे दे। बात समझ आ रही है? तो इधर से एब्जॉर्ब करना है और इधर से डिलीवर करना है। अब एब्जॉर्ब का मतलब है अपोज करना। अपोज कैसे करेगी? जब यहां एक वोल्टेज जनरेट कर दे ईबी। ईबी को कहते हैं बैक ईएमएफ। बात समझ आ रही है? अब देखो करंट पॉजिटिव में एंटर कर रहा है तो ये एब्जॉर्ब कर रही है, तो यानी इसने इलेक्ट्रिकल से एनर्जी ले ली। मैकेनिकल में डिलीवर करनी है। मान लो ये शाफ्ट ऐसे घूम रहा है ओमेगा, तो मैकेनिकल में डिलीवर करने के लिए जो टॉर्क बनाएगी वो सेम डायरेक्शन में बनाएगी, क्योंकि जब तुम सपोर्ट करते हो किसी मोशन को तो तुम एनर्जी क्या करते हो? डिलीवर। मैकेनिकल में एनर्जी डिलीवर करनी थी तो मोशन को क्या करना पड़ेगा? सपोर्ट। तो टी डेवलप क्या होता है? इट इज कॉल्ड एज डेवलप्ड टॉर्क। मेरी बात समझ आ रही है? इलेक्ट्रिकल से एब्जॉर्ब करनी है तो अपोज कर रही है इन टर्म्स ऑफ बैक ईएमएफ, मैकेनिकल को डिलीवर करनी है तो सपोर्ट कर रही है इन टर्म्स ऑफ डेवलप्ड टॉर्क। अब मैकेनिकल डोमेन में देखो जो भी लोड लगा होगा यहां से, लोड मोटर से एनर्जी लेगा। लोड अगर मोटर से एनर्जी लेगा, एनर्जी लेने के लिए एब्जॉर्ब करने के लिए अपोज करना जरूरी है, तो लोड जो टॉर्क लगाएगा वो रोटेशन से उल्टा लगाएगा। बात क्लियर हुई? लोड को एनर्जी लेनी है तो लोड टॉर्क शुड अपोज द रोटेशन। तो इसमें लिखना इन मोटर कपलिंग फील्ड absorbs energy from electrical in terms of back EMF and delivers energy to mechanical in terms of developed torque। ठीक है? और लोड टॉर्क अपोज क्यों कर रहा है? क्योंकि इसे एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है। तो देखो ये क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब करने के लिए अपोजिशन जरूरी है। अब जनरेटर पे आ जाओ। देखो जनरेटर में जो एनर्जी फ्लो करती है वो कहां से कहां फ्लो करती है भाई? मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल। अब देखो सबसे पहले मैकेनिकल में होगा जनरेटर के लिए एक प्राइम मूवर। प्राइम मूवर क्या होता है ना? एक टरबाइन हो सकती है, एक मोटर हो सकती है, जो जनरेटर के शाफ्ट को घुमाने का काम करेगा। अब ये शाफ्ट आ गया हमारा। अब यहां होगी एक कपलिंग फील्ड। अब इधर इलेक्ट्रिकल डोमेन और यहां पे हमारा लोड। अब देखो समझो, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेनी है मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, तो मैकेनिकल में क्या करनी है? एब्जॉर्ब
और इलेक्ट्रिकल में क्या करनी है, डिलीवर। ठीक है, तो मैकेनिकल में जब एब्जॉर्ब करनी है, एब्जॉर्ब के लिए रोटेशन को अपोज करोगे। तो अगर रोटेशन में ऐसे दिखा दूं तो अपोज उल्टी डायरेक्शन में, तो यहां पे होगा डेवलप्ड टॉर्क। तो अब की बार डेवलप्ड टॉर्क क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में एनर्जी डिलीवर करनी है, डिलीवर के लिए सपोर्ट करने के लिए करंट पॉजिटिव से निकलना चाहिए। तो ये हुआ ईजी, ईजी कहलाता है जनरेटेड ईएमएफ। लिखने को ईबी भी लिख सकते हो, लेकिन बैक ईएमएफ जो टर्म है ना वो ज्यादातर मोटर में यूज होती है, वरना सिंपली ईएमएफ लिख दो। इतनी मेरी बात क्लियर हुई। अब की बार इलेक्ट्रिकल में डिलीवर करनी है तो सपोर्ट करेगा, मैकेनिकल में एब्जॉर्ब करनी है तो अपोज। अब प्राइम मूवर का क्या काम है, शाफ्ट को घुमाना, यानी प्राइम मूवर मैकेनिकल एनर्जी देगा तभी तो कपलिंग फील्ड लेगी। भाई कपलिंग फील्ड एनर्जी कहां से ले रही है, वो ले रही है प्राइम मूवर से। तो प्राइम मूवर को अगर एनर्जी डिलीवर करनी है तो इसे रोटेशन को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहां आ जाता है प्राइम मूवर टॉर्क, ये रोटेशन के पैरेलल बनता है। ऐसे ही जब इलेक्ट्रिकल में एनर्जी डिलीवर हो रही है तो लोड तो एब्जॉर्ब करेगा। लोड एब्जॉर्ब कैसे करेगा, बाय अपोजिंग द फ्लो ऑफ करंट। तो यहां आ जाएगा V। तो लोड के पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर होगा, लोड एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अब देखो क्या हो रहा है, प्राइम मूवर डिलीवर कर रहा है, कपलिंग फील्ड एब्जॉर्ब कर ले रही है, फिर वो इलेक्ट्रिकल में डिलीवर करती है और लोड एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ओवरऑल एनर्जी कहां गई, प्राइम मूवर से लोड, और इधर कहां गई, इलेक्ट्रिकल सप्लाई से मैकेनिकल लोड के अंदर। ठीक है, अब देखो ये जो प्रिंसिपल्स हैं अभी काफी जेनेरिक लग रहे हैं, लेकिन यहां पे ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट छुपे हैं। अब कपलिंग फील्ड देखो बेसिकली कर क्या रही है, वो दो क्वांटिटीज जनरेट कर रही है, इलेक्ट्रिकल में एक ईएमएफ और मैकेनिकल में एक टॉर्क। तो एक पॉइंट ये लिखो, कपलिंग फील्ड प्रोड्यूसेस ईएमएफ इन इलेक्ट्रिकल डोमेन, EMF in electrical domain and torque in mechanical domain. Next point, in motor developed torque supports rotation. In motor developed torque supports rotation while load torque opposes rotation. Whereas in generator, prime mover torque supports rotation, and developed torque opposes rotation. ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट्स याद रखना, कभी भूल भी जाओ तो बस इतना याद रखना, सपोर्ट करने से एनर्जी डिलीवर होती है और अपोज करने से एब्जॉर्ब। तो जब मैकेनिकल से लेनी है तो एब्जॉर्ब करोगे, इलेक्ट्रिकल को देनी है तो सपोर्ट, इलेक्ट्रिकल से लेनी है तो इलेक्ट्रिकल में अपोज, मैकेनिकल को देनी है तो मैकेनिकल में सपोर्ट। आगे चल के जब एक एक मशीन के अंदर कंस्ट्रक्शन वर्किंग की बात करेंगे ना, तब मैं ये प्रूव भी करूंगा तुम्हें कि मोटर में डेवलप्ड टॉर्क और स्पीड पैरेलल होते हैं, जनरेटर में डेवलप्ड टॉर्क और स्पीड एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमारे एक जनरेटर और मोटर की वर्किंग से रिलेटेड होते हैं। अब देखो मैंने क्या बोला, आगे जाते हुए हम ज्यादातर बातें मोटर के बारे में ही करेंगे, क्योंकि जितने भी रिलेज हैं वो भी मोटर के प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं, एनर्जी ले जाते हैं इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल। तो अब मैं आगे क्या बात करने वाला हूं कि रिलेज होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम होते हैं, वो कितना फोर्स या टॉर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आगे की सारी बातें हमारी वर्क डन और फोर्स से रिलेटेड रहेंगी। ठीक है, लेकिन वो सभी बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी जितना हमने इस वीडियो के अंदर कवर किया, एक बार इसको महसूस करने की कोशिश करो, थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस बनाने की कोशिश करो, क्योंकि ये सब चीजें अगर कॉमन सेंस में आ गई ना तो मशीन की बहुत सारी चीजें आसान लगने लगेंगी। ये अभी मैंने तुम्हें सिर्फ लॉजिक बताया है। ठीक है, बिल्कुल लॉजिकली वे में एक्सप्लेन किया है कि जनरेटर और मोटर में टॉर्क और ईएमएफ कैसे काम करते हैं। तो अब हमें यह भी समझ आ गया कपलिंग मीडियम का काम क्या है, इलेक्ट्रिकल में वोल्टेज प्रोड्यूस करना और मैकेनिकल में टॉर्क। ठीक है,
और वो किसकी मदद से करने वाले हो? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फोर्स और टॉर्क की बातें लेकर के। थैंक यू।